नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9वां टेस्ट हम करने जा रहे हैं। जीएस का ये 5वां टेस्ट है। टेस्ट को दीजिए, अपना स्कोर शेयर करिए। 50 प्रश्नों का ये टेस्ट। और जीएस का यहाँ पे तो हम 50 प्रश्नों का कर रहे हैं। पेपर में आपसे 140 प्रश्नों का पूछा जाएगा। हिंदी का हम यहाँ 30 प्रश्नों का करते हैं। पेपर में आपसे 60 प्रश्नों का पूछा जाएगा। अगर आप हूबहू वैसे ही पेपर की तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसमें डेली एक टेस्ट आपको देने का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत 140 प्रश्नों का जीएस, 60 प्रश्नों की हिंदी, ये प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। कुल 30 टेस्ट होंगे, सबका पीडीएफ दिया जाएगा। जनवरी से दिसंबर तक आपको करंट अफेयर इसमें मिलेगा। 5 दिसंबर को पेपर है, नवंबर तक मिलेगा। और अंतिम दिनों में रिवीजन का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप डेली टेस्ट देंगे, अपनी कमियां पता करेंगे और अच्छे से करेंगे सारी प्रैक्टिस, तो आपका पेपर अच्छा ही होगा। इसके लिए आपको हमारा आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है या फिर हमको मैसेज करना है 6307281212 पर लिख कर आरओ या 2021। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट क्या पड़ता है जब कोई घाटे की अर्थव्यवस्था होती है। करों में कमी होती है या फिर मजदूरी में वृद्धि होती है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है या मुद्रा आपूर्ति में कमी होती है। घाटे की पूर्ति के लिए कई बार आप देखते हैं नोट छापे जाते हैं। मुद्रास्फीति की जब संभावना बनती है तो उसमें एक कारण यह होता है कि नोटों को छाप दिया गया है। हिनार्थ प्रबंधन जिसको बोलते हैं, घाटे की पूर्ति के लिए नोट छापना उनको बोलते हैं। तो उससे मुद्रास्फीति की संभावना बनती है, क्योंकि इससे होता क्या है, मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में बढ़ जाती है। तो मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि हिनार्थ प्रबंधन क्या है, तो घाटे की पूर्ति के लिए नोटों का छापना, जो करेंसी है, जहां की जो भी करेंसी है उसको छाप के अगर घाटा है तो उसको पूरा करना, इसको हिनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है, कई देश जो घाटे में चले जाते हैं तो उनको ऐसा करना पड़ता है, लेकिन हर एक घटना जो होती है उसका कुछ इफेक्ट भी तो पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें, अब तो नीति आयोग जब से आया है सारी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। गवर्नमेंट अब कैसे क्या कर रही है आप देख रहे हैं। पहले क्या होता था, हर साल, हर 5 साल पर योजना एक घोषित की जाती थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब चली तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उस समय की जरूरत थी तो उसमें कृषि पर, इन सब चीजों पर जोर दिया गया, आधारभूत चीजें जो थी। उसके बाद में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों के निवेश पर जोर दिया गया और औद्योगिकरण की युक्ति को उसमें अख्तियार किया गया। महालनोबिस विकास का मॉडल उसमें अपनाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसी में उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति को अपनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कभी पूछा जाए तीसरी योजना, तो इसमें आधारभूत उद्योगों का विकास इस तरीके से करने पर जोर दिया गया था कि देश के जो आंतरिक संसाधन हैं उनके द्वारा औद्योगों की आवश्यकताएं पूरी की जाए, उद्योग की, और औद्योगिकरण का इस तरीके से विकास किया जाए, इस तरीके से औद्योगिकरण किया जाए जिससे कि जो हमारे यहाँ के संसाधन है उनका उपयोग हो सके। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएनडीपी ने सबसे पहले 1990 की बात है, 1990 में मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई के नाम से जाना जाता है, उसको जारी की थी। और इसके अंतर्गत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, जीवन का स्तर, इन 3 चीजों को, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर, इनको लेके, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, आप ऐसे कह सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसको लेके इसको तैयार किया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2010 से शिक्षा सूचकांक की गणना जब इसमें जो की जाती है तो इसमें स्कूल की जो अवधि है उसके औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष के आधार पर 2010 से की जानी शुरू की गई थी। तो एक बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो एचडीआई का आप सूचकांक तो तैयार करते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछा जाता है। कथन कारण का अगला प्रश्न है, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ग्रामीण और शहरों के बारे में अगर आप तुलना करें तो शिक्षा के स्तर में आपको मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र का जो शिक्षा स्तर है वो डाउन होता है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, अवसर की संभावनाएं भी वहाँ पे कम होती हैं, तो यही लोग जाते हैं शहरों में। और शहरों में जो गरीब बस्ती है, जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो अधिकतर यही लोग होते हैं जो गाँव से आते हैं यहाँ पे कमाई करने के लिए, यहाँ पे रोजगार ढूंढते हुए। तो शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और वहाँ पे शिक्षा का अभाव है, उनके पास हुनर कम है, वैसे अवसर नहीं है, इसीलिए यहाँ आते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? गरीबी, निर्धनता का मतलब पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? जब निर्धनता की बात आती है तो आपको दो तीन चीजें, एक तो अगर आपको कहा जाए कि जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर हो रही है तो क्या गरीबी होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। जिस परिवार में संख्या ज्यादा है उसको पालना मुश्किल होता है, सिंपल सी बात अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो इसी चीज को, जो आपके पारिवारिक अर्थव्यवस्था है आपकी, उसी को देश पर आप अप्लाई करिए तो देश की अर्थव्यवस्था भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर बड़े परिवार को पालना मुश्किल है तो देश के लिए भी ये समस्या है, पूरा देश निर्धनता में डूबेगा। बेरोजगारी है, अगर आय के साधन नहीं है, लोग हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, तो वो भी गरीबी का कारण होता है। और अपर्याप्त समृद्धि दर, इनसफिशियंट ग्रोथ रेट जो होती है वो भी। तो इन तीनों को तो आप कह सकते हैं कि ये कारण है निर्धनता का। लेकिन बढ़ती निवेश दर, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, कहीं से पैसा आके लग रहा है तो पैसा लगेगा तो जाहिर सी बात है इसमें उद्योग धंधों का विकास होगा। उद्योग धंधों का विकास होगा तो रोजगार के अवसर डेवलप होंगे, माल, कच्चा माल मार्केट में बन के प्रसंस्कृत होके आएगा, बिकेगा, तो हर तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा। और ऐसी चीजों के होने से तो निर्धनता नहीं बढ़ेगी, तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं उसमें ये सारी चीजें आपको व्याख्या सहित दी जाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जिससे कि आपके इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब सही होंगे। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ पर? संस्थानों की लिस्ट भी आपको बार बार देख लेनी चाहिए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी जो संस्थान है, ये इसकी स्थापना 4 सितंबर की बात है, 4 सितंबर 1972 को हुई थी। और ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना बागवानी अनुसंधान संस्थान बैंगलोर में पड़ता है, उसके तत्वाधान में की गई थी। ठीक है। फिर अनुसंधान केंद्र का फिर उन्नयन किया गया और 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। और फिर बाद में इसका नाम 14 जून 1995 को केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान किया गया। मतलब जो इसका इस समय नाम है, ये 1995 में इसको इस नाम को दिया गया था। और वर्तमान समय में ये स्थित कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार मतलब घुमा फिरा के पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, छोटे प्रश्न हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं, तो यानी कि इनकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये संस्थान आपका रहमान खेड़ा एक स्थान पड़ता है। रहमान खेड़ा, ये आप जो काकोरी ट्रेन एक्शन अभी नाम दिया गया है, वही काकोरी के पास में आपको मिलेगा, लखनऊ में ये पड़ता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो जो थे वो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाले व्यक्तियों के रूप में इनको जाना जाता है। और प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखने का प्रयास किया, सफल रहे। और उनको खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहेली, मुकरियां, इनके लिए वो बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है इनकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश में है और इसका 2002 में, अभी बहुत पुराना ये नहीं है, 28 मार्च 2002 में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको मान्यता दी गई है। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करिए। यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है।
कानपुर जो आपका है वो चमड़े के लिए जाना जाता है, नजीबाबाद आपका प्लाईवुड के लिए जाना जाता है, सहारनपुर आपका कागज के लिए। तो 2, 1, 4, 3 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी, क्या मिलाते हैं तांबे में तो कांसा बनता है। तो कांसा जो होता है कभी भी आपसे पूछा जाए तो दो चीजें इसमें तो क्लियर हो गई, एक तो इसमें तांबा है और तांबा के साथ में इसमें दूसरा जो होता है वो टिन होता है। कभी अनुपात पूछ लिया जाए तो 88% इसमें तांबा होता है और 12% टिन होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। अगर पर्णीय छिड़काव करना है फसलों में तो सबसे बढ़िया उर्वरक कौन सा है। फसलों में जब आप देखते हैं कि उसको ग्रोथ की जरूरत होती है तो एक कार्बनिक यौगिक जो बहुत ही फेमस है उसको डाला जाता है, कार्बामाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक नाम आप ये भी जान लीजिए, इसको कार्बामाइड भी कहते हैं। और कार्बामाइड जो है वो यूरिया के नाम से पॉपुलर, ये किस नाम से है, यूरिया। नाइट्रोजन युक्त ये खाद्य होता है, वो सॉरी रासायनिक खाद होता है, खाद्य पदार्थ नहीं कहेंगे। और खाने, वैसे तो ये डायरेक्टली खाने में डाला जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा, ये रासायनिक खाद होती है। और इसको पर्णीय यानी कि फॉलियर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कार्बामाइड भी इसका नाम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। चलिए मिलता जुलता एक प्रश्न, लेकिन ये वहां से इसका कोई रिलेशन नहीं, वो एग्रीकल्चर का प्रश्न है और ये जो आपका है वो साइंस का प्रश्न है। यूरिया जो होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा निकलता है और यूरिया हमारे शरीर में भी पाया जाता है। तो रुधिर से ये कैसे निकल के कैसे पृथक होता है, तो आपके शरीर में, हम सबके शरीर में किडनी है, किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा। तो गुर्दा जो है किडनी, उसके द्वारा इसको पृथक किया जाता है ना। और शरीर से बाहर ये निकल जाता है मूत्र के माध्यम से। जब आप टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करते हैं तो आपके शरीर से ये बाहर निकल जाता है। किडनी जो है ये ऐसे ही पदार्थों को, जो विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिक हैं, उनको बाहर करने का काम करती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, जो आपको चीजें याद रहती हैं, मेमोरी कहाँ होती है, ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और उसमें ऐच्छिक क्रियाएं, स्मरण क्षमता, इन सभी को नियंत्रित करने का एक प्लेटफॉर्म वही होता है। तो सेरिब्रम, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीके का बिल्कुल ये अच्छा सा प्रश्न है आपका। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। साइंस में कभी कभी आपसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और अंग्रेजी में उसका नाम क्या होता है आप सोचिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। गोल और भूली कलर की ये होती है, लगभग 0.5 से 1 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है, भार। और व्यास इसका होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में। और हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी इसका नाम है और ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस रूप में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाई सल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है। फ्लिंट कांच की कार्बन सल्फाइड में जब डुबोई जाती है तब, तो कार्बन सल्फाइड में विसर्जित होने पर जो फ्लिंट कांच है उसकी एक छड़ अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो वो लगभग अदृश्य हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों में एक ही अपवर्तक सूचकांक होता है, दोनों का अपवर्तक सूचकांक जो होता है वो एक ही होता है। तो उसमें आप डालेंगे तो आपको वो अदृश्य दिखेगी, क्योंकि एक ही, जैसा वो वैसा वो, तो उसी में मिल जाएगी, है ना। तो दोनों का अपवर्तक सूचकांक जो होता है वो एक होता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहां पर। तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र बहुत बार पूछा गया है आपसे, ये झांसी में स्थित है। कहां पर स्थित है, झांसी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में कई बार ये क्वेश्चन भी आपको चैलेंज करते हैं कि आओ बताओ हम कहाँ हैं, कंफ्यूजन अगर है तो उसको दूर करो।
और इन्हीं चैलेंज को अगर आप रूम पे अपने अपने जहां पे पढ़ाई आप कर रहे हैं उस पे दूर कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। नहीं तो ये कंफ्यूजन जो वहां पहुंचेगा तो आपको समस्या में डालेगा। और इसी के लिए ये प्रैक्टिस जरूरी होती है। आप कहीं से भी करिए, कोई भी संस्थान से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन टेस्ट देकर जाइए। एक एग्जाम आप घर पे दीजिए, दो एग्जाम आप घर पे दीजिए, तीन एग्जाम आप घर पे दीजिए, 10 एग्जाम आप घर पे दीजिए, तो 11वां 12वां 15वां या 20वां जो भी वहां देंगे, तो वो जितनी गलतियां होंगी वो यहाँ के एग्जाम्स में सही हो जाएंगी। एक देंगे तो कम सही होंगी, दो देंगे और ज्यादा सही होंगी। ऐसे ही 30 टेस्ट का ये प्रोग्राम हम भी लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च किया हुआ है हमने। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो जितने टेस्ट हैं वो भी सब मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बहुत बेसिक प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य भारतीय जो संविधान है उसके भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 4 मत कहिए, भाग 4 का में दिए हुए हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्या पहले कुछ ज्यादा थी कि कम थी? ये जरा कमेंट करके आप बताना। और आप लोगों से जो प्रश्न पूछता हूं उसको बताया जरूर कीजिए। उसको ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, एक कान से दूसरे कान से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। देखिए, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, मरे मरे तैयारी नहीं होगी। हाथ पांव चलाना पड़ेगा, हाथ पांव चलाना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण कौन से हैं? मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण। रेडियोधर्मी प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव जनित, दूसरा प्रकृति जनित। मानव जनित में जैसे आप कोबाल्ट 60 है, कार्बन 14 है, स्ट्रोंशियम 90 है, कैल्शियम 137 है, ट्रिटियम है। ये मनुष्यों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रकृति जनित भी हैं, जैसे बहुत सारे दबे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, सूर्य की किरणों के कारण प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण ये उत्पन्न करते हैं कभी कभी, लेकिन इनकी तीव्रता जो होती है प्रकृति वाली या प्राकृतिक जो रेडियोधर्मी पदार्थ प्रदूषण है उनकी बहुत कम होती है, तो वो उतने नुकसानदायक नहीं होते हैं। इनमें आप देखिए तो ये कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, ट्रिटियम, ये सभी जो है वो मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण है के उदाहरण है, तो ये खतरनाक होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? 2019 में जो ये रिपोर्ट आई थी तो उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्ट इसमें दी गई थी। इसमें जो 5 जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा वनावरण है, तो उसमें नंबर 1 पे है सोनभद्र, फिर सेकंड पे आता है खीरी लखीमपुर। पहला है ये सोनभद्र, सेकंड पे आपका खीरी लखीमपुर आता है, और थर्ड पे आपका मिर्जापुर आता है, फोर्थ पे आपका पीलीभीत आता है, और फिफ्थ पे आपका चित्रकूट आता है। ये ज्यादा वाले हैं, तो सोनभद्र इसका उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो भदोही, जिसको संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है, तो कभी आपसे न्यूनतम या मिनिमम पूछ लिया जाए तो भदोही या संत रविदास नगर ये सबसे न्यूनतम होगा। उसके बाद में फिर मऊ में है, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर, और फिर देवरिया में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और जिला। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कबीर नगर, ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों सही दिए हुए हैं। सांडी हरदोई में है, ये भी सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो दिया हुआ है ये ललितपुर में आपका पड़ता है। ललितपुर में खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं, जिनकी कोई वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन अब यूपी स्पेशल में उनकी वैल्यू बहुत हो जाती है, तो वही ललितपुर है। यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पोटास लवण पाया जाता है कहाँ पर? ये भी यूपी स्पेशल का ही प्रश्न है। पोटास लवण जो है वो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पाया जाता है। उनमें महत्वपूर्ण जिले जैसे इलाहाबाद से आप याद करिए, प्रयागराज से आप शुरू करिए, प्रयागराज, उसके बगल में वाराणसी, कानपुर, चंदौली, गाजीपुर, झांसी, बांदा, सोनभद्र, इन सभी जिलों में पाया जाता है। तो ये सारे जिले इसमें देखिए आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदौली, झांसी, बांदा, सोनभद्र, इलाहाबाद, वाराणसी और इन सभी जगहों पे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? कौन शासक था? जब आप मुगल काल में जाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो मुगल बादशाहों में से मोहम्मद शाह पहला ऐसा बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय प्रश्रय दिया था। बात समझ में आ रही है? और उसके प्रोत्साहन के लिए दक्षिण के कवि थे वली,
तो उसने वली को आमंत्रित किया था। उर्दू का जो जन्म है वो सल्तनत काल में हुआ, और बाद में ये जबान ये हिंदवी भी इसको कहा जाने लगा। तो उर्दू को जबान हिंदवी कहा जाता था। उर्दू को जवानी हिंदवी कहा जाता था। अमीर खुसरो ऐसे पहले विद्वान हुए थे जिन्होंने उर्दू को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया था। तो ये इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? नहीं पे विशेष फोकस करिए। तो इसमें आप देखिए तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, उदारवादी से ये जुड़े नहीं थे, उदारवादियों में इनका नाम नहीं आता है। लाल बाल पाल ये गरम वाले हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के राजनीतिक सचिव महादेव सरदेसाई जिनका नाम है, और महादेव सरदेसाई और साथ में इनका कस्तूरबा गांधी, इन दोनों लोगों की समाधियां आगा खां पैलेस पड़ता है पूना में, वहां पर स्थित है। और आगा खां पैलेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आगा खां पैलेस बनवाया गया था इसलिए क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने के बाद में लोगों के पास पैसे नहीं रह गए थे, खाने पीने को नहीं था, तो अगर कुछ बनवा दिया जाता ऐसा महल जहां पर लोग मजदूरी करते तो लोगों को उससे पैसा मिलता, आय होती, खा पी सकते। तो इसलिए इसको मजदूरी क्रिएट करने के लिए, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए इसको बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? किसने बनवाया था आगा खां पैलेस को, जरा बताना किसने बनवाया था? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 159, इसमें प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के बारे में अपना पद ग्रहण करने से पहले ये कहा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के जो ज्येष्ठतम या श्रेष्ठतम जो भी न्यायाधीश होंगे, ज्येष्ठतम शब्द सही है, वो शपथ दिलवाएंगे, उनके सामने शपथ ग्रहण वो करेगा। ठीक है। और राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है वो आर्टिकल 159 में ही ये दिया गया है। तो कौन इसका उत्तर क्या होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन करेक्ट है। बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2021-22 का जब बजट आया, 2021-22, तो अभी जब तक नया बजट नहीं आ जाएगा इसी को हमको चलाना है, याद रखना है। तो 21-22 को इसमें 1300 करोड़ रुपए इसको दिए गए थे आयुष्मान भारत योजना को, और ये उत्तर प्रदेश का बजट है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1300 करोड़ रुपए पूरे देश में नहीं, तो 1300 करोड़ रुपए ये आयुष्मान भारत योजना के लिए दिए गए थे। और इसमें आयुष्मान भारत नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो बजट पेश हुआ इसमें ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, 1300 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। अब इस समय जरा आपको बताना है कि इजराइल के, जैसे ये वाला जो करंट अफेयर है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। 23 मार्च को इजराइल में चुनाव हुए थे, तो प्रधानमंत्री, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय ये हुआ, मतलब वर्तमान नहीं, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति के आदेश से नई सरकार बनाने का मतलब वो किया था, तब ये पूछा गया था। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जून में, जून 2021, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना यहाँ पर सेट हुआ है। जून 2021 में, इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आपको, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग आलस कर जाते हैं। 23वें ये प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू। अब वहां पर आ गए नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली, इनकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, नफ्ताली बेनेट। तो नफ्ताली बेनेट अब वहां पर आ गए जून 2021 में। तो अब इजराइल में अगर आपसे पूछा जाए कौन है वहां का प्रधानमंत्री, तो 13 जून 2021 से ये यहाँ पर अभी तक ये यही इन्हीं की चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भागा नदी किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? भागा नदी किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड,
त्रिपुरा और केरल, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसी में से उत्तर देना है, बताइए। तो भागा नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास में एक आपको मिलेगा सूर्याताल, वहीं से ये निकलती है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में उल्लेख है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। तो अनुसूची तो सिंपल सी है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 246 में आप जाएंगे जब, तो उसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। और ये जो 3 सूची है, इनमें एक संघ सूची है, और एक आपकी आती है राज्य सूची, और एक तीसरी आती है समवर्ती सूची। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान का जो अनुच्छेद है 265, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह है अनुच्छेद 265, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये सारा गेम जो होता है सिलेक्शन का, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे और उतना कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल तक आप क्या लेके जा पाते हैं, नकल नहीं ले जानी है, दिमाग में बिठा के, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करके जाइए। पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ते रहे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल विज्ञानी कौन है? 7 साल की कोई अगर बच्ची हो और वो जब खेलने कूदने की उम्र छोड़ के अंतरिक्ष के बारे में लोगों को रहस्य उद्घाटन करके बताए कि ये देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है ब्राजील की एक बच्ची ने, और उनका नाम है निकोल ओलिवेरा डी लीमा। ब्राजील की हैं और ये 7 साल की अभी हैं, और सबसे कम उम्र की, सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की ये खगोल विज्ञानी है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे कोई भी खाद्यान्न है, और कोई भी खाद्यान्न आप लीजिए और उसको फोर्टिफाई करिए, तो उसका फोर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? यानी कि उसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड करिए, पोषण युक्त उसको बनाइए, मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले जो तत्व हैं उनसे हटा के आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें डालिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अभी कि फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने के लिए उसमें सावधानी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके नाम पे आप कुछ भी ऐड कर देंगे, जो कि विटामिन खनिज आप बता देंगे कि हाँ ये बढ़ा दिया है। तो पोषण युक्त बनाने के उसमें जोखिम भी है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाना इसका क्या है, लक्ष्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना, यानी कि एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो ये अवतार सिंह भसीन ने ये पुस्तक लिखी थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, और ये भारत चीन संबंधों के साथ साथ तिब्बत और इसकी सीमा से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर भी इसमें बातचीत की गई है। पावलोव ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? पावलोव ज्वालामुखी में क्या हुआ, इसमें लावा निकलने लगा। जब लोगों ने देखा लावा निकल रहा है, भाप निकल रही है, राख निकल रही है, तो क्या देखा होगा उन्होंने? यानी कि ये जागृत ज्वालामुखी है। 6 अगस्त की बात है, पावलोव ज्वालामुखी में उत्सर्जन शुरू हो गया। 2016 में पहले हुआ था, फिर 6 अगस्त 2021 को हुआ। ये अलास्का प्रायद्वीप पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, डियागो गार्सिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है। डियागो जो गार्सिया है ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है। ये चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीपों में सबसे छोटा है। और अगला दिया हुआ है कि ये सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने इसको खोजा था। ये भी सही है, ये भी सही है। और वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर लिया, ये भी सही है। यहाँ पे छोटा की जगह पे आप कर दीजिए कि ये बड़ा है, बिग है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष सर्वप्रथम पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था? पैरालंपिक खेलों में
भारत जो है वो कब पार्टिसिपेट किया था, ये पूछा जा रहा है। और भारत सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐतिहासिक प्रश्न है तो 1968 में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तब इसने पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक जो खेल है उसमें। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरालंपिक यानी कि अभी जो पैरालंपिक हुआ है, तो भारत के ये योगेश कथुनिया को पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है। जीता तो रजत पदक है, ये दिया हुआ है, तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सुदर्शन भारत परिक्रमा का संबंध है नौसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, वायुसेना, तिब्बत पुलिस, किससे संबंधित है? 2 अक्टूबर 2021 की बात है, अभी ये बिल्कुल नया करंट अफेयर है। तो 2 अक्टूबर 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जो जश्न मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली एक आयोजित की गई और सुदर्शन भारत परिक्रमा इसका नाम रखा गया। तो किसकी है ये? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? महिला क्रिकेट के इतिहास में अभी तक का स्मृति मंधाता ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्तन कैंसर जागरूकता एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है। हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्तन कैंसर के प्रति, ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, 1 से 31 अक्टूबर के बीच में पूरे महीने वार्षिक स्तर पर, मतलब वार्षिक हर वर्ष वार्षिक लेवल पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्वास्थ्य अभियान के तहत इसको चलाया जाता है। और स्तन ग्रंथियों में जब ऊतक जो है या जो नालिकाएं उसमें है, जो लोब्यूल्स हैं, उसमें ये प्रभाव डालता है, वहीं पे ये उत्पन्न होता है और ये बहुत ही मतलब अब धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है, आम होता जा रहा है स्तन कैंसर। 40 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाएं जो होती हैं, उनमें जोखिम इसका ज्यादा होता है। तो ये जो स्तन कैंसर है, इसके लिए गुलाबी रिबन एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है जिसको चलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हमने कई बातें कर ली कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर से शुरू होगा 31 अक्टूबर। आप कितना सीख रहे हैं ये देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और स्तन कैंसर 40 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है। 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो रसायन विज्ञान का जो ये दिया गया है, ये एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटेलियस के विकास में, है ना, एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटेलिसिस के विकास के लिए इन लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2021 के नोबेल की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव, जिनका अभी निधन हुआ, उन 1979 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे और इनका नाम था शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा ने ये वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया ये पुस्तक लिखी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पुस्तकें भी आपसे कभी-कभी एक ही पेपर में आपसे 2-3 पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, कभी-कभी इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। जब कोई इंसान चर्चा में आता है तो, या फिर वो इंसान नहीं रह जाता है तब भी वो चर्चा में आ जाता है। इंसान रहने पे तो चर्चा में रहता है, ये ना रहने पे ज्यादा चर्चा में रहता है। तो इन सब चीजों के प्रति जो करंट अफेयर्स में पूछी जाती है आपसे, तो अवेयर रहना चाहिए आपको। ठीक है, और हम जब आपको ये आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हम पूरा ये मंथली पर मंथ का जो हमारा पूरा कंपाइलेशन है उसको तो देते ही हैं। साथ में जो यूट्यूब पे हमने हजारों प्रश्न की श्रृंखला एक साथ डिस्कस की थी पीसीएस के पहले, उसको भी हम आपको देंगे और उसमें दे दिए हैं। जो लोगों ने ज्वाइन किया होगा, करंट अफेयर सेक्शन उसमें खोलिए, उनको मिल जाएगा, तो वो आपका सब रिवाइज हो जाएगा। वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया, उनके संबंध में असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। रामायण में राक्षस राजा रावण की भूमिका उन्होंने निभाई थी। गुजरात में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे, ध्यान रखिएगा, और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। सब बातें यहाँ सही हैं।
पूछा रहा है असत्य कथन, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब सत्य है, सारा यहाँ पे ट्रू है, तो असत्य कहाँ पे होगा? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रावण की उनका चेहरा तो याद आ ही गया होगा आपको। दल बदल विरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया और ये 1 मार्च 1985 को लागू हुआ। देखिए, दो स्टेटमेंट हैं, पूछा जा रहा है कौन सही है। 15 फरवरी को ये पारित और 1 मार्च 1985 को लागू। दल बदल आप पढ़िए तो दोनों चीजों को ध्यान रखिए, यहां से भी प्रश्न ऐसे बन रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों सही हैं। अनुच्छेद 102, 101, 101, 102, 190, 192 इसमें संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान तथा तकनीकी, खेल, सामाजिक कार्य, कला प्रदर्शन। तो श्रेष्ठता अगर आपकी है किसमें, तो ये खेल कूद में अगर है तो खेल कूद में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 82-83 से दिया जा रहा है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, अगर बाहर कोई गेंद अगर कृत्रिम उपग्रह से गिराएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी के चारों तरफ जैसे उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उपग्रह की ही तरह आवर्तकाल वही उसका होगा और उसी की कक्षा में वो घूमने लगेगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में जो एस्ट्रॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड किन ग्रहों के मध्य चलते हैं, तो आप इसको जानते ही होंगे, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बीच में यहाँ आ जाएंगे, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ये पाए जाते हैं ग्रह। तो यहाँ पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदाकथा समाचारों में आता है? गोलन हाइट जो है ये मध्य पूर्व में स्थित है, मिडिल ईस्ट में स्थित है और ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक चट्टानी पठार वाला एरिया है, वहीं पर ये है। और इसका पॉलिटिकल और मतलब राजनीतिक और सामरिक दोनों बहुत महत्व है। और वर्ष 1967 में जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था। 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से फिर कब्जा कर लिया था। तो ये चर्चा में रहता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सागौन तथा साल कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे, किस तरीके के ये वन है? वनों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे जैसे जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भारत में भी इसका क्षेत्र सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में यही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है और वो दूसरे स्थान पे है, दूसरा स्थान उन्हीं का है। तो ये वाले जो वन है दूसरे स्थान पे, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सबसे ज्यादा है, उसके बाद में जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सागौन और साल उसी के उत्पाद हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? लुनेज ये क्षेत्र है और आपको लग रहा होगा कि ये तो मतलब कहीं विदेशी नाम है, लेकिन ये आपके भारत में ही है। मतलब आपको ना लगे तो ये ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नाम ऐसा है। गुजरात में जब आप खंभात की खाड़ी में जाएंगे तो खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे में ये आपको ऊपरी हिस्से में यानी कि उत्तर साइड में आपको ये मिलेगा। और ये लगभग यहाँ पे मतलब बहुत सारे कुएं हैं, 60-62 कुएं आपको मिल जाएंगे और इसमें गैस तेल सब निकल रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो ये गुजरात का एरिया है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा टेस्ट। आपने इसको सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सही हुए, इसको आप शेयर करिए, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और चीजों को छुपाइए ना, खुल के सामने लाइए, जिससे कि आपके में जो कमियां होंगी वो दूर होंगी। बाकी अगर ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करके जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।